शुभ होनी चाहिए। हर एक पल हमारा जीवन है, उसी पल से जो दूसरा पल है उसी का वो बेटा है, उसी का वो अंश है। तो हमारा जो ये पल शुभ है तो इससे जो निकला हुआ अंश है वो शुभ ही होगा। परंपरावादी समाज के नियम के हिसाब से हम साल के अंदर एक बार वर्षगांठ मनाते हैं, उस परंपरा का नियम जो बताया। जिस प्रकार हर बार की तरह इस बार भी आपको सब्जेक्ट जो दिया गया, विषय जो है इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज, अर्थात मूल्यों का मूल्यांकन। जब ये प्रश्न मन में आया तो सहज ही आया कि हम किसका मूल्य लगा रहे हैं, कौन से मूल्यों का मूल्य लगा रहे हैं, ये मूल्य कहां से आया और किसका मूल्य लगाया गया। तो जब इस प्रश्न ने अंदर प्रश्न पैदा किया तो जो कल मेरे मूल्य थे वो आज हैं या नहीं हैं, उस पर ध्यान केंद्रित हुआ। जीवन भर एक व्यापारी होने के नाते मैं हर उस चीज का मूल्य आंकने का अपने आप को सही समझता हूं कि मैंने इसका सही मूल्य आंका है, ये मेरे को इतने में प्राप्त हो तो मेरे लिए सही है, ये इसका मूल्य इससे ज्यादा है। हर पल हम इस बात पे सचेत होते हैं। तो क्या मैंने अपने बिलीव्स के मूल्यों का कभी मूल्य लगाया है? क्या जिस प्रकार मैंने जीवन का इतने वर्ष, इतने पल बिताए हैं और मुझे क्या प्राप्त हुआ है उसका मैंने मूल्य लगाया है? कहीं अनजानेवश मैंने उन महत्वहीन मूल्यों को कहीं अधिक मूल्य तो नहीं दे दिया, और कहीं जो महत्वपूर्ण मूल्य थे मैंने वो पाने से वंचित तो नहीं रहा? ये प्रश्न मन में आना रहा। तो सहज ही इस बात पे ध्यान आया कि मूल्यों का मूल्यांकन हर पल होना चाहिए। आज जगत के अंदर और खासकर हमारे परिवेश के अंदर ये बात सहज ही सुनने को मिलती है, और हम सहज ही कह भी देते हैं कि आज हमारे मूल्य गिरे हैं, हमारे समय के मूल्य अच्छे थे, कल मूल्य बहुत अच्छे थे, आज मूल्य क्या गिरा है बता। अर्थात जो कल अच्छे थे तो आज क्यों नहीं है, जबकि कल भी भूख और प्यास मानव को सताती थी, क्या आज नहीं सताती? क्या कल प्रेम, लगाव, ममता भाती थी, क्या आज नहीं भाती? क्या कल क्रोध, चोरी, तृष्णा अच्छी लगती थी, कल भी अगर वो सही नहीं थी तो क्या आज सही लगने लगी है? अर्थात बहुत अनेक ऐसे मूल्य हैं जो मानव के भावनात्मक के ऊपर थे, उनका कभी बदलाव नहीं। वो कल भी वही थे, आज भी वही। तो फर्क कहां आया? फर्क उनके परिवेश में आया, उनकी सोच में आया, उनके आचरण में आया। तो जब ये बातें अपने मन के अंदर विचार हो रही थी तो सहज ही ध्यान आया कि सबसे पहला मूल्य मानव ने किस चीज का लगाया, वो क्या था जो मानव ने उसका मूल्य आंका? कौन सा परिवेश था, कौन सी वो परिक्रमा थी जिससे मानव ने किसी सबसे प्रथम जो मूल्य आंका? तो देखा कि मानव उसी प्रकार रहता था जिस प्रकार बाकी जीव रहते थे वन के अंदर, मगर मानव के पास एक बुद्धि थी। जब उसने उसका प्रयोग किया तो उसने अपना रहन सहन का ढंग जो बाकी जीवों से अलग किया, और वो उस परिवेश में रहने लगा और मानव का ध्यान रखने लगा। और जैसे जैसे मानव को ज्ञान होता गया
तो वो मानव से मानव के प्रति ईर्ष्या भी उसके अंदर कब पैदा हो गई, ये मानव को मालूम नहीं। और इस समाज का नियम कब मानव ने खड़ा कर लिया, ये मानव को खुद भी समझ नहीं आई। तो उसको सही ढंग से चलाने के लिए, उस सुचारू रूप से ढंग से चलने के लिए मानव ने स्वयं अपने ऊपर एक दायित्व लिया। सर्वप्रथम तो मेरा स्वयं का दायित्व क्या है, ये मानव को समझ में आया। फिर उसी के अंदर मानव ने जिस परिवेश में रह रहा था, तो उसी ने परिवार का गठन किया। परि का शब्द का अर्थ है सभी दिशाओं से। हम कहीं परिक्रमा करते हैं तो सभी दिशाओं से करते हैं। परिवेश जो होता है सभी, तो ये परिवार शब्द का भी है कि सभी दिशाओं से जो भी कोई वार आए उसका कैसे बचाव किया जाए, ऐसा संगठन हो जिससे हमने परिवार निर्मित किया। और ये परिवार के मूल्य का मूल्यांकन के लिए हम आज बैठे हैं कि परिवार कैसे संयुक्त हुआ, परिवार कैसे गठन हुआ, परिवार का परिवेश कैसे मानव के जीवन में आया। उसका महत्व इतना था कि एक मानव जब वो स्वयं का परिवेश दायित्व लेता है, तो जो उसको मानव को लाने का कारण बन रहा है उसका भी दायित्व वो तो लेगा, तो समाज के अंदर दायित्व लेने का अलग अलग परिवेश हो जाएगा, तो समाज बहुत सही और सुचारू रूप से चलेगा। और इसी परिवार से, इसी तरीके से परिवार का गठन हुआ। ये मूल्य थे। पहला मूल्य परिवार का हुआ, और उसी परिवार के अंदर फिर किस किस का कैसा कैसा दायित्व था वो उसके मूल्य बने। और मानव ने जो पिता के रूप में था, जो माता के रूप में था, उन्होंने अपना दायित्व मनाया कि माता जो है ममता की है, पालन के लिए है, एक परिवेश के अंदर रह सके और अपनी संतान को ध्यान करके उसका रख रखाव रख सके, और बाहर जाके पुरुष जो है उससे परिवार के लिए जो चाहिए उसके लिए वो धन अर्जित कर सके। ये सभी विषय अलग से फिर कहे जाएंगे, क्योंकि ये मूल्यों का मूल्यांकन बहुत विशाल और जटिल विषय है। इसलिए जब भी कोई बात कही जाएगी वो अलग से भी विषय के अंदर भी कही जाएगी, जिसको विस्तार से बताया जाएगा। आज संयुक्त रूप के अंदर उसका विवरण किया जा रहा है। तो ये उस समाज जब नया मानव के अंदर ये सुचारू रूप से उसके अंदर गति हुई, उसको समझ आई, तो सभी व्यक्तियों ने, सभी मानव ने अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाया। और जब मानव एक जगह से दूसरी जगह गया, जिसके उसके पास सिर्फ इशारों से बात करने वाला समय थी, फिर उसने उसको अक्षर के नाम से अपनी बात को समझाने के लिए गठन किया, और अक्षर की वजह से उसने शिक्षा को मूल्य दिया। और मानव बहुत अचंभे में हो गया कि एक प्रांत का मानव कभी भी दूसरी प्रांत से कभी मिला नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, कहीं विचार विमर्श नहीं हुआ था, कि मानव के पास साधन नहीं था कि अपनी बात किसी दूसरी तक पहुंचा सके। तो जब जब देखा गया जैसे जैसे मानव अपने घर से बाहर जाता है, तो सभी जगह के मानव ने सबसे प्रथम परिवार को ही मूल्य दिया, जो कि एक से दूसरे नहीं, मानव के अंदर भीतर से ही ये प्रेरणा जागृत हो रही थी, ये प्रकृति का नियम था। तो सभी जगह विश्व के अंदर आज भी परिवार का मूल्य सबसे ऊपर है। इसका मूल्यांकन हमेशा ही करते रहेंगे तो हमारे परिवार का मूल्य कभी भी गिरावट में नहीं आएगा। जैसे जैसे कोई चीज विकसित होती है, विकास होती है, तो उसके संग, विकास के संग उसके साथ कुछ और भी चीजें आती हैं, जिसको मानव ने अनजाने के अंदर अपने घर के अंदर ला दी, जिस वजह से उसके मूल्यों में गिरावट हो रही है। तो यहां बार बार एक बात कही जाती है कि सर्वप्रथम हम स्वयं अपने आप को देखें,
सजग रहें, हर पल सजग रहें, हर पल नव वर्ष की तरह रहे, तो हमारे मूल्यों में कभी भी गिरावट नहीं आ सकती। हम अपने जीवन को अंदर अगर प्रश्न करेंगे तो हर वक्त हम हर चीज के लिए सजग हैं। गाड़ी चलाते हैं तो सजग होते हैं, तो गाड़ी बड़ी सही जगह पर हमें अपनी मंजिल पे ले जाती है। मगर जहां हम सजग नहीं होते तो गाड़ी हमें कहां ले जाती है, क्या नुकसान देती है, हम भली भांति से परिचित हैं। अर्थात हम अपने मूल्यों को, जो परिवार का सबसे पहले मूल्य था, उस पर ध्यान नहीं दे पाए, तो वो हमारे के लिए एक्सीडेंट का काम हो रहा है, वो गिरावट हो रही है। कुछ मूल्य जो पूरे मानव के भीतर थे, वो सभी मानव ने अपने अंदर परिवेश के अंदर अपनाए और निभाए। और आज भी पूरे जगत के अंदर, जबकि मानव ने इतनी प्रगति कर ली है, उसके बावजूद भी वो देखता है कि जो परिवार के मूल्य नियम थे वो आज भी सभी जगह सही, और वही परिवार सही चलता है। ये बात बहुत सही और उचित है कि मानव निरंतर प्रगति करता रहा है और करता रहेगा, मगर मानव ने अपने मूल्यों में प्रगति करी है, अपने विचारों में प्रगति करी है, या उस पे नहीं करी, वहां कहीं रुका तो नहीं हुआ। प्रगति के लिए परिवर्तन आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है। किसी भी मानव ने, किसी भी समाज ने प्रगति तब करी है जब उसमें परिवर्तन आया है, मगर हर परिवर्तन प्रगति हो ऐसा संभव नहीं है। तो मानव ने यहाँ पर एक भूल कर ली कि परिवर्तन को ही प्रगति मानता रहे और परिवर्तन करता रहा, और सुचारू रूप से सचेत ना होने की वजह से कुछ ऐसे परिवर्तन जो उसके लिए प्रगति नहीं, उसके लिए गिरावट का काम थे, प्रगति थी, वो भी उसने अपना ली। और ये कारण है कि हमें अपने हर पल सचेत होना है। जब जब हम इस पे देखेंगे तो हमारे परिवार के ऊपर जब भी किसी चीज का वार हो तो हमने घबराना नहीं है, सजग होकर उसका सामना करना है। आज विश्व मानव की प्रगति से इतना छोटा हो गया है कि हर परिवेश कब किसी के पास आ जाए, संस्कृति जो है इतनी छोटी हो चुकी है कि उसके घर में हम आ गई है। और आज का मानव विकास के कारण मानव कहीं विनाश की ओर तो नहीं जा रहा, ये सजगता बहुत अनिवार्य है। ये उन्हीं मूल्यों का मूल्यांकन हमें करना है। जब भी कहीं संस्कृति हमारे आती है तो संस्कृति के जो भी परिवेश हैं, जब भी कोई भाषा हम अपनाते हैं, उस भाषा की जो संस्कृति है वो सहज उसके साथ आएगी। बार बार एक बात कही जाती है कि जब एक परिवार के 4 सदस्य रात को सोते हैं, सुबह एक परिवार में से एक बच्चे को, एक ही व्यक्ति को ताप हो जाता है, तो बाकी 3 उसी परिवेश में सोते हैं, पर उसमें से एक ही व्यक्ति को, एक को प्राणी, एक सदस्य को ही ताप होता है। तो सुबह मालूम पड़ता है कि रात को किसी मच्छर ने काटा, इसे मलेरिया हो। तो क्या मलेरिया को दोषारोपण लगाने से उस बच्चे का ताप दूर हो जाएगा? क्या मलेरिया का मच्छर को हटाया जा सकता है? या उस मच्छर का उस बच्चे व्यक्ति विशेष के साथ कोई अलग से नफरत या ईर्ष्या द्वेष थी, या बाकी के साथ कोई ममता या लगाव था? नहीं। बाकी 3 व्यक्तियों अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, मच्छर का काटना उन पर असर नहीं हुआ। जिसका शरीर रूपी कमजोर था वो मच्छर भी उस पर ताप दे गया। यानी एक मच्छर भी अगर हम कमजोर हैं तो हमारे जीवन के अंदर दुविधा पैदा कर सकता है, संकट पैदा कर सकता है। तो हमें क्या करना है? उस बच्चे के शरीर रूप से भी उसको स्वस्थ बनाना है। तो जो भी आज हमारे घर में परिवेश में जो भी विश्व के प्रगति के कारण हमारे घरों में आ रहा है, ये इसको दोषारोपण करना है, या हमने अपने विचारों को इतना शुद्ध और इतना सही बनाना है कि हमारे को उनसे ताप ना हो सके।
दोषारोपण करने से किसी चीज का हल नहीं है, सजगता से, उसके बचाव से हल है। पिछले दिनों एक घटना हुई और आज ही के परिवेश में सभी चैनल एक ही बात कह रहे थे कि हमारे जो मीडिया है जो हमारे घर में आ गया है, जबकि मानव का ही एक प्रगति का कारण है, उस पर दोषारोपण लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा दिखाया जाता है कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर देखना हमें अच्छा नहीं लगता। सहज कहा जा रहा है, हर चैनल के अंदर हर व्यक्ति विशेष ने ये बात कही और सहज ही एक प्रश्न मन में आया, यानी तू देखना तो चाहता है मगर परिवार के साथ, यानी तेरे अपने अंदर सुधार है कि नहीं, तो उसका ग्राहक है कि नहीं है, और जिसका तू ग्राहक है तो वो उसका ही निर्माण होगा। तू ग्राहक बंद हो जाए, निर्माण अपने आप बंद हो जाएगा। तो अरे अपने अंदर से दिखता चाहिए प्रश्न तुझे अपने आप, मैं अकेला हूं या परिवार के संग हूं, मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे को ये स्वीकार नहीं है। मगर हमने दोषारोपण का जो एक मूल्य बना रखा है, दोषारोपण से सुधार नहीं होगा, स्वयं अपने अंदर भीतर से सुधार होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सजगता से अपने मूल्यों का मूल्यांकन से करते हैं। आज भी हम अपने घर के अंदर देखें, अपने स्वयं से प्रश्न करें कि जिन जिन मूल्यों को हमने मूल्यांकन करा है वो हमारा परिवार का हर सदस्य उस पर सही चला है। मगर जहां जहां हम अपने आस्था के नाम पर, अपने वर्ग के नाम से मूल्यांकन नहीं किया और उनको सुचारू रूप से करने के बजाय, उसको सही ढंग से समझने के बजाय उस पर निरंतर चलते आ रहे हैं, उन्हीं मूल्यों ने आज हमारे अंदर गिरावट लाई की। क्योंकि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो हमेशा जीवित रहते हैं और कुछ मूल्य ऐसे हैं जिनके समय का जीवित होता है, उसके बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मगर हमारे अंदर एक आस्था के रूप से कि जो हमें मिला है वो तो हमें लेना ही लेना है, उसको नकारात्मक नहीं करना, हमने उसमें चूजी नहीं बनना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। हम अपने घर के अंदर देखते हैं, परिवार का एक सदस्य जब वो प्राण छोड़ देता है, जब उसके श्वास बंद होकर वो शव के रूप में हो जाता है, तो वो परिवार पूरा अपने उस परिवार के एक सदस्य को किसी ऐसे कर्मकांड के अंदर जो उसके शरीर को जाते हैं, सभी के अपने अपने वर्ग के हिसाब से। मगर क्या उसके संग बाकी परिवार भी वैसा करता है, या परिवार का उसी सदस्य के लिए वो क्रिया की जाती है? अर्थात हमें जब परिवार के अंदर एक व्यक्ति के श्वास रुकते हैं तो उसी के लिए वो कार्य किया जाता है, जो जिनके श्वास चल रहे हैं उनके लिए नहीं। तो हमें अपने परिवेश के अंदर, हमारी आस्था के अंदर, हमारी परंपरा के अंदर भी देखना है कौन सी बात आज हमारे लिए शव बन चुकी है, उसको निकाल दें, जो जीवित है उसे लें। हमने पूरा का पूरा उठा लिया है। ये हमें अपने स्वयं के मूल्यों का मूल्यांकन करना है। जिस प्रकार परिवार के जिस सदस्य के श्वास रुकने से शव बन जाता है और उसे कुछ समय तक घर में रखा जाए तो वो बदबूदार हो जाता है, बदबू फैलने से पहले उसको घर से बाहर ले जाया जाता है। उसी प्रकार हम अपनी आस्थाओं को मनन करते हुए सुचारू रूप से देखने के बाद वो बदबू बन जाने से पहले हम अपने विचारों के वजह से अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर उन्हें निकाल, तो हम अपने मूल्यों का सही मूल्यांकन कर पाए। प्रगति हमेशा ही वर्तमान में होती है और उसका आंका भी वर्तमान से जाया जाता है। जो प्रगति आज हुई है उसका मूल्य हजारों साल पीछे भूत के अंदर लगाया जाए तो पॉसिबल नहीं है। और जो भूत के अंदर परिवेश था, क्या आज वो उचित है हमारे लिए? तो वो सही है अगर हम उसका मूल्य तो नहीं देते। हम किसी भी ऐसी चीज का जब मूल्य उससे अधिक दे देते हैं तो वो जितना मूल्य हमारे पास होता है उससे कहीं और हम मूल्य से कोई चीज ले सकते थे, वो हमने अपने जीवन के अंदर अपने उस उद्देश्य से वंचित तो नहीं। मूल्यों में निरंतर गिरावट आती रही, मगर मानव ने मूल्यों को जिस तरह करता रहा। मूल्य सबसे पहले परिवार का हुआ, शिक्षा का हुआ, राजनीति का हुआ, व्यवसाय का हुआ, खेलकूद का हुआ और निर्माण का हुआ। विकास जैसे जैसे होता रहा,
मूल्यों का मूल्यांकन भी बदलता गया, मगर कुछ मूल्य निरंतर वही रहे। कल भी सोने का मूल्य वही था, उसका मूल्यांकन आज की परिवेश के अंदर उसकी कीमत का है, मगर सोने का जो मूल्यांकन है, उसका जो जगह है, कल जो थी आज भी वही है। बाकी कई चीजों में बदलाव आया, उसके पीछे कारण क्या है कि कोई और चीज भाग हो जाए, खंड हो जाए, तो उसके मूल्य में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। वो संगठित होती है तो उसका मूल्य रहता है, मगर सोना एक ऐसी चीज है कि उसका मूल्यांकन हमेशा ही मानव के अंदर उचित रहा। वो कितना भी खंडित हो जाए और कितना भी संग्रह हो जाए, उसके मूल्य में, उस समय के वर्तमान मूल्य में कोई फर्क नहीं। कुछ ऐसी चीजें सच्चाई हैं कि हमें हमेशा सुचारू रूप से सजग होकर रहना। कल राजनीति किस लिए की गई थी कि एक राज्य को ढंग से चलाया जाए, उसके संग कैसे कैसे हो, हमें उस राज्य को चलाने के लिए कुछ राजा, मंत्री और कुछ पद दिए गए, और सभी ने अपने अपने पद का दायित्व समझकर पूर्ण रूप से दायित्व निभाया, तो वो राजनीति कहलाया। मगर सभी ने बदलाव करते करते सभी परिवेश के अंदर आज राजनीति नहीं, नीति राज हो रहा है। क्योंकि किस नीति से मैं राज करूं, किस परिवेश के अंदर मैं संग्रह करूं, और ये संग्रह का मूल्यांकन नहीं किया मैंने कि जिसका मैं संग्रह कर रहा हूं ये मुझे गिराएगा तो नहीं, ये मेरी परिवार की निष्ठा को, मेरी संतान जिसके लिए मैं अर्जित कर रहा हूं वो इसका सही उपयोग कर पाएगी नहीं कर पाएगी। हमने एक ही चीज को महत्व देने से क्या हुआ कि हम राजनीति को नीति राज में करते रहे, मूल्यांकन करते रहे। क्योंकि जिस चीज को हम अर्जित कर रहे हैं वो हमारे सीमा से अधिक तो नहीं है, कहीं उस सीमा से अधिक होने से हमारे लिए कष्टदायक है, हमारे जीवन में उसका महत्व है या नहीं है। मूल्यांकन ना करने से व्यक्ति विशेष एक ही तरफ चलता रहा। ये सही है, बार बार यहाँ कहा जाता है कि सीमित मत रहे, सीमा में मत रहे। मगर सीमित रहें का अर्थात है कि सीमा में रहकर सीमा का विकास करें, ये प्रगति है। सीमा का उल्लंघन कर सीमा को बढ़ाना दुर्गति है। तो हमने क्या किया कि सीमा में रहकर सीमा का जब जब विकास किया तो हमारा उत्थान हुआ, हम हमेशा पतन से बचते रहे। मगर जब जब किसी भी समाज ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी परिवार के किसी एक सदस्य ने या समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपनी सीमा में रहने के बजाय सीमा का उल्लंघन करके विकास किया है, तो उसके समाज का भी पतन होगा। मानव ने अपनी जरूरत के लिए धन अर्जित करना आरंभ किया, और धन किस लिए करना था कि मेरे को रहने का, खाने का, पहनने का, शिक्षा का, अपने परिवेश में अपनी परिवार के संतान के लिए एक ये जो मेरे लिए आवश्यकता है उसके लिए अर्जित करना है। जिस चीज से मैं मूल्य लगा रहा था और मैंने उस धन से हर चीज का मूल्य लगाया, पर उस धन को अर्जित करने पे उसका क्या मूल्य होना चाहिए ये मैंने नहीं लगाया। तो वो जो धन तो मेरे परिवार के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे विश्व के लिए ये उत्थान का था, प्रगति का कारण था, आज पतन का कारण। ये सही है कि मानव को अपनी जरूरत की हर चीज चाहिए, और मानव रोज प्रगति के ऊपर अपनी जरूरतें बढ़ा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं। मगर वो एक व्यक्ति विशेष के पास होने से दूसरे व्यक्ति की भी इच्छा जागृत हुई है, उसने सीमा में रहकर साइकिल से मेहनत कर सीमा के अंदर रह के अपनी सीमा को स्कूटर तक पहुंचने के बजाय उसने साइकिल से सीमा का उल्लंघन करके कहीं कत्ल, कहीं डाका लगाकर, चोरी कर कार ले ली। ये उस पे जो है परिवेश के अंदर ये दुर्गति हो। कल मानव के जो मूल्य थे और जिन मूल्यों के मूल्यांकन से किसी को कारावास होती थी, आज उसी मूल्यों से उसके पास कार और आवास होने लगा है। हमारे पास जब जब हम इस बात को देखेंगे कि मैं उल्लंघन कर कार और आवास तो ले लिया,
मगर मैंने अपने विचारों से अपने अंदर को कारावास में दे दिया। सबको अंदर भीतर से ज्ञान होता है कि जो मैंने किया है वो मेरी ही क्रिया हुई है, मेरे से किया हुआ कर्म है, जिसके प्रति मैं सचेत हूं या अचेत हूं। और जो परेशानी हो रही है भीतर सभी को ज्ञान होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्वयं के दीदार करने के बजाय, स्वयं के दीदेवार बनने के बजाय, हाँ जो ये दीदे हैं दूसरों के ऊपर आकर्षित करती हैं, दृष्टा देती हैं, दृष्टि देना आसान है, और उन्हीं को देखते हुए हम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब हम भीतर देखेंगे कि मेरी सीमा क्या है, क्या मेरी वो जरूरत है, क्या मैं जीवन के उस पल के अंदर जो करना चाहता हूं वो कर रहा हूं, नहीं मैं कर भी रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर धन अर्जित करने के लिए एक अलग से जो महत्वाकांक्षी जो विचार है वो मेरे को अपनी सीमा का उल्लंघन कर कर विकास करने में प्रेरित करता है। तो जब जब हम हर पल अपने मूल्यों का मूल्यांकन करते जाएंगे तो हमें ये अपने भीतर से ही ज्ञान प्राप्त होगा कि मेरा ये कर्म, ये मूल्यांकन हो सकता है पल भर के लिए मुझे सुख तो दे सकता है, कोई ऐसा अनुभव दे दे जिससे मुझे एक ऐसी खुशी प्राप्त हो रही है, पर यही मेरा कहीं दुर्गति का कारण तो नहीं बनेगा। जब भी यह विचार मन में आएगा तो मानव वहीं रुक जाएगा। अगर मैं रुक गया स्वयं तो मैं अपने परिवार को भी ऐसे ही पालन करूंगा। प्रकृति के नियम अनुसार जो बाल्यावस्था के अंदर बाले जो देखता है, हम अपने जीवन को काल के अंदर अगर मुझे कोई भी ध्यान आए तो जो हमने बचपन में देखा था, जिसपे हमें शब्द का ज्ञान नहीं था, विचार का ज्ञान नहीं था, मगर हमारे अंदर जो भीतर हो गया, जब हमें ज्ञान हुआ तो हम उनका सहज मूल्यांकन लगा लेते हैं कि ये उस वक्त मेरे किसी अंकल ने, मेरे चाचा ने, मामा ने मुझे सही राय दी थी या किसी ने मुझे गलत राय दी थी। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, पर जब मैं ज्ञान में आया तो मेरे को सहज ही उस बात पर सचेत हो। तो हम जीवन के इस पल में आ जाते हैं कि हमें अपने हर कदम का, हर विचार का मूल्यांकन करना है। तो जैसे जैसे मूल्यांकन करेंगे तो शिक्षा का मूल्यांकन होगा कि शिक्षा हमने किस लिए ली, कि एक बात को दूसरे तक बताने का। शिक्षक किस लिए हुए कि जिस एक व्यक्ति विशेष ने अपने जीवन के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करा है वो दूसरे तक कैसे पहुंचे, वो एक माध्यम था शिक्षा। जिस किसी ने भी जो अनुभव करा है उसने अक्षर का ज्ञान होते हुए उसको लिपिबंद किया और दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। ये शिक्षा का महत्व था और इसको दिया जाए, पर आज उसका मूल्यांकन सिर्फ धन अर्जित तक रहा है। आज बच्चा भी जो है किस सब्जेक्ट में जाए, क्या भाषा ले, वो कितना अर्जित कर देगा, इसका मूल्यांकन हो रहा है। जबकि शिक्षा का महत्व था इसका जीवन कैसे सरल और सहज हो, इसकी विचारों में कैसे तीव्रता, स्वच्छता आए, निडरता आए कि अपने जीवन की हर वो परेशानी को झेल पाए। इसके जीवन के अंदर एक मच्छर क्या, एक हाथी जितना पहाड़ जैसा भी आए तो उसको अपने शिक्षा के माध्यम से सामने टकराव करके, फेस करके उसके अपने जीवन को सही रास्ते चल जाए, ना कि उसके अशिक्षित होते हुए एक छोटा सा मच्छर भी उसके जीवन के अंदर उभर। यही बातें जब जब हम हर पल करेंगे, व्यवसाय के अंदर करेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो भी मैं व्यवसाय कर रहा हूं वो परंपरागत कर रहा हूं या सचेत होकर क्या कर रहा हूं। आज तक अपने आप से जब हम प्रश्न करेंगे, जो भी कार्य मैंने करा है, जो भी कदम उठाया है, सजगता से उठाया है, वो निर्णायक रूप से सही दिशा के ऊपर गया है। मेरे जीवन के अंदर उसने कभी कष्ट नहीं दिया। जहाँ जहाँ कभी मैंने अनजाने के अंदर परंपरा वाइज या सोए हुए या किसी के कहने से कर दिया है, स्वयं अपना निर्णय नहीं लिया, उसके अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे कष्ट हुआ है। तो हमारे जीवन के अंदर, आज के परिवेश के अंदर जब भी मानव प्रगति करे तो उसमें हर पल और सजग होना चाहिए कि मानव की प्रगति बहुत शीघ्रता से, बहुत तेज से बढ़ रही है। तो इसीलिए हमारी सजगता भी उतनी अलर्ट हो जाए, उतनी सजग हो जाए कि हम
कहीं पे भी एक पल के लिए भी अपनी आंख भी न झपका पाएं, वरना हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। जिस प्रकार एक कार के अंदर चलते हुए रेस की जगह, ब्रेक की जगह रेस लगा दें तो अगले वाले का टकराव हो जाता है। सजगता ही ऐसी है, और सजगता 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 से ही मेरे शरीर के अंदर एक स्वभाव बन जाता है। जिस प्रकार हम एक टाइप सीखते हैं और ध्यान कहीं भी हो तो हमारी उंगली उसमें चली जाती है, कंप्यूटर चलाते हैं, गाड़ी भी अपने परिवेश में चलती है। जब हम अपने जीवन के अंदर हमेशा ही सजगता का निर्णय लेते रहेंगे तो ये सजगता भी हमारे जीवन के अंदर स्वाभाविक हो जाएगी। हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कारण, ऐसा कर्म हो ही नहीं सकता जो हमारे जीवन के लिए कष्टदायक हो। मैं खुद स्वयं यहाँ से शुरू करूँ। मेरे एक करने से क्या हो जाएगा? समाज बदल जाएगा। मेरे मूल्यांकन करने से क्या होगा? ये समाज बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल बदलेगा। एक कहावत से हम इस बात को समझते हैं। एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया और एक कौवा बैठा था, और उसके सामने एक मकान में आग लगी हुई थी। तो चिड़िया के नीचे देखा तो एक खड्डे के अंदर छोटा सा पानी था। उसने अपनी चोंच से वो जहाँ आग लगी थी बूंद पानी के लिए और गिरा दी, और कौवे ने नीचे सूखे पत्ते जो थे अपने काम चोंच से लिए और वहां गिरा दे। वापसी पे कौवा चिड़िया को कहता है कि बेवकूफ, तेरी एक बूंद पानी से इतना जो तेज आग है बुझ सकती है, मगर देख मैंने 2 सूखे पत्ते डाले हैं तो आवाज कड़कड़ की आई थी, तो तेरे बुझाने से बुझी है। तो चिड़िया ने कहा, मैं जानती कि मेरी एक बूंद से ये विशाल आग नहीं बुझ सकती, मगर मेरी एक बूंद पहली होने से और प्रेरणा हो जाए तो कई बूंदें मिलकर इस विशाल आग को बुझा जाएंगी, और मैं विशाल आग को बुझाने का काम कर रही हूँ तो उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। हम स्वयं अपने परिवेश के देखें, हम स्वयं अपने जीवन के अंदर अपने मूल्यों का मूल्यांकन करते रहेंगे, सजग रहेंगे, तो समाज का हर प्राणी हमें देख कर आगे चलेगा। हम दूसरे को देख के चलें या कोई हमें देख के चले, इस बात को भी नहीं सोचना है, मगर मेरे अंदर निर्णय आ गया कि मुझे नहीं करना है, मैं चलना हूँ, कोई चला चले। मैं समाज का निर्माता हो सकता हूँ, मानव का निर्माता हूँ। मैं मानव को सही दिशा जो मुझे मिली है और जो मेरे अंदर गलत है वो सभी के अंदर गलत रहेगा, क्योंकि भूख और प्यास उससे भी सता रही है, भूख और प्यास मुझे भी सताती है। मगर कल भूख और प्यास खत्म होता ही तृष्णा नहीं थी। आज मूल्यांकन के भूख और प्यास से भी अधिक होने के बाद तृष्णा ने हमारे मूल्यों को गिरा दिया। तो हमें अपने मूल्यों को निर्धारित करना है, सीमा में रहकर सीमा का विकास करना है। ये मेरी प्रथम इस विश्व के अंदर सबसे पहली मेरा ही दायित्व है। जब हम सभी अपने मन के अंदर ऐसा लेंगे तो हम इस कदम को चलते जाएंगे, और मुझे देखकर यकीनन मानव जो प्रगति के नियम के अंदर दूसरा भी प्रेरित होगा। जिस प्रकार दूसरे की गाड़ी देखकर बाकी लोग प्रेरित होते हैं, तो मेरे जीवन के अंदर सही दिशा, सही रास्ता चलते हुए मेरे पास हर सुख सुविधा है, इसको देख के भी परिवेश में देखना है। क्योंकि जब तक मेरा कदम ठीक है तो मेरे श्वास भी ठीक है, तो मेरा कदम मेरे विचारों से ठीक होता है। तो जीवन के अंदर किसी भी मानव का अंदर शव होने से पहले जब तक श्वास चलते हैं और उसके अंदर विचार चलते हैं, ये 2 चीजें सभी मानव में हैं। तो श्वास कैसे हो वो मेरे विचार बताएंगे, और मेरे विचार कैसे हो ये मैं खुद निर्णय लेना है कि मैं किस विचारों के ऊपर जाना है। क्या परंपरागत मुझे मिले हुए हैं, मेरे बिलीव्स मुझे मिले हैं, मेरी आस्था है, भक्ति है। मैं जब उनको लेना चाहूँ तो उनके ऊपर एक मूल्यांकन जरूर कर लूँ कि मेरे जीवन के अंदर वो लाभदायक हैं। अगर मैंने जीवन के अंदर बहुत कम लाभ हुआ और मैंने बहुत समय उसको दिया है तो मुझे सचेत होने की जरूरत है, यानी ये भी मुझे अपने आप से प्रश्न। जब हम इसको देखेंगे तो परिवार से शुरू हुई बात, परिवार कैसा हो। एक परिवार तो मानव ने मानव से मिलकर और मानव से को ही जन्म देकर परिवार बनाया, मगर मैं भी स्वयं एक परिवार हूँ। जब मैं भीतर से पूछूंगा तो मेरा पिता कौन है, मेरी माता कौन है, तो मैं कहूँगा ज्ञान है पिता मेरा, शक्ति माता है मेरी,
दया बहन है मेरी, प्रेम भाई है मेरा, आचरण बेटा है मेरा और त्याग बेटी है मेरी। यह है परिवार मेरा। जब हम अपने जीवन के अंदर स्वयं अपने अंदर ऐसा परिवार निर्मित करेंगे तो मेरा परिवार भी ऐसा ही होगा, और मेरा परिवार ऐसा है तो मेरा प्रांत भी ऐसा होगा, और मेरा प्रांत ऐसा है तो मेरा राष्ट्र ऐसा होगा, और मेरा राष्ट्र ऐसा है तो मेरा भी विश्व ऐसा रहेगा, और विश्व ऐसा है तो ब्रह्मांड पूरा ऐसा होगा। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि ब्रह्मांड के अंदर इसको बदलाव लाने के लिए वो चिड़िया के एक बूंद के पानी के अंदर, तो मैं प्रथम कदम क्यों ना उठाऊं, ये मुझे स्वयं से करना है। मेरे मूल्यों का मूल्यांकन कोई और करे, मेरे मूल्यों का मूल्यांकन कोई और करे, या किसी और के मूल्यों का मूल्यांकन मैं करूं, उससे पहले मैं अपने जीवन के मूल्यों का मूल्यांकन कर लूं, तो मेरा जीवन आनंद में रहेगा, मेरा परिवार आनंद में रहेगा, मेरा समाज आनंद में रहेगा। और अगर ये सब कुछ आनंद में है तो फिर मैं कैसे जीवन भर आनंद 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 में